अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं स्नैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे मुझे नहीं लगता लाहौर वालों का हुआ होगा। यस एग्जैक्टली, वो सारी रात बसंतबाजी उनकी टाइम तो एक्सटेंड भी कर दिया गया था सुबह 5 बजे तक, और शायद 5 बजे तक उड़ाते रहे हों वो पतंगे। हाँ ऐसे ही है, लाहौर में तो वैसे भी लोग 3-4 बजा देते हैं सोते सोते। सो जब बसंत क्या अगर एंड टाइम 5 बजे था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लाहौरियों से उम्मीद हो सकती है कि वो सुबह 7-8 बजे तक उन्होंने बसंत खत्म मुझे लगता है कि आज लाहौरी शायद नहीं उठे होंगे, हमारा शो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बाकी जो लोग उठे हैं वो तो यकीनी तौर पर सुबह की सोच का हमारे साथ हिस्सा जरूर है। तो आज भी हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली स्टोरी ये है हमारे पास कि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी है। दराई ये बता रहे हैं कि अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबिता किया है और क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश भी की है। आपको ख्याल रहे कि इससे पहले श्रीलंका ने भी पाकिस्तान से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की अपील की थी, और श्रीलंका क्रिकेट ने बाकायदा तौर पर पीसीबी को खत लिखा जिसमें निशानदही की गई कि दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान 15 फैब को कोलंबो में शेड्यूल इस हाई प्रोफाइल मैच की मंसूरी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी हसनैन, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आपको बताएं कि इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई है और वो मीटिंग रात गए तक जारी रही है। वैसे वो स्केड्यूल ये थी कि वो 8-9 बजे तक खत्म हो जाती, लेकिन उसी मीटिंग के दौरान एक डिनर भी हुआ और उस डिनर के बाद ये मीटिंग 11 बजे तक जारी रही। उस मीटिंग में थे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, बीसीबी के जो सरबराह हैं अमीरुल इस्लाम साहब, वो भी बांग्लादेश से यहाँ पे आए, और इसके अलावा आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने इस मीटिंग में शिरकत की है और इसमें पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मीडिया, इंडियन मीडिया स्पेशली रिपोर्ट कर रहा है, और उसको देखा देखी हमारे कुछ नन्हे मुन्ने से वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ का कहा है कि इंडिया के खिलाफ हमारी बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। मैं आपको कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ का नहीं कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान ने जिन पॉइंट्स के हवाले से जिक्र किया वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आपने फोर्सफुली निकाला है, आपको उनको कंपनसेट करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि बांग्लादेश को कंपनसेट करना है। नंबर 2 इज दैट कि पाकिस्तान ये चाहता है कि आप अगर क्रिकेट हमारे साथ खेलते हैं तो रिस्पेक्ट के साथ खेलें। ये नहीं कि आपके कप्तान का रुख मशरिक की तरफ हो, हमारे कप्तान का रुख मगरिब की तरफ हो और आप हाथ भी ना मिलें। जो गेम ऑफ स्पिरिट है उसको साथ रखा जाए। और उसके अलावा रेवेन्यू शेयर के हवाले से पाकिस्तान ने जरूर बात की है कि हमारा मैच अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो $3 बिलियन आपको देता है कमा के, तो हमारे मैच में अगर आपको इतनी हमारी जरूरत है इंडिया के खिलाफ खेलने की, हमारा रेवेन्यू भी ज्यादा होना चाहिए। और ये पॉइंट सीरीज वाला तो बिल्कुल बेबुनियाद पॉइंट है, वो ऐसा कोई पॉइंट अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। बिल्कुल जी, तो इस तरह की बेबुनियाद खबरों पर भी आपने यकीन नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन रोजात आगे बढ़ते हुए आपको लाहौर में बसंत के हवाले से हमने आगाज में बताया। लाहौर में बानी पीटीआई इमरान खान के भांजे और अलीमा खान के बेटे शारेज ने भी पसंद मनाई है। शारेज ने जुमे के रोज़ अपने बच्चों के साथ अंदरूनी शहर पसंद मनाई। बानी पीटीआई इमरान खान के भांजे शारेज ने अपने एक दोस्त के घर पतंग उड़ाई है। शारेज का कहना था कि बचपन में पतंगबाजी करता रहा और अपने बच्चों को पसंद दिखाने अंदरूनी शहर गया था। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई हैं जिनमें अलीमा खान बेटे को फैमिली के हमरा बसंत मनाते देखा जा रहा है, और जिसके हवाले से काफी मिला जुला एक हमें रुझान भी देखने को मिला सोशल मीडिया। सारे इन्होंने नहीं मनाई, बाकी भी हमने देखा, मरियम औरंगजेब साहिबा की भी पिक्चर्स हमने देखी। वो तो चले नून लीग के ना, पीटीआई वालों ने मनाई है, पीटीआई वालों ने भी मनाई है, सबने मनाई है। बहुत सारी ऐसी जो कह रहे थे कि खान साहब की पिक्चर के साथ पतंगे देखेंगे, हमने नहीं झंडा भी होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे शो में दावा करके गए थे, फरवरी का एहतजाज भी मैंने नहीं देखा, वो भी नहीं हुआ। खैर वो तो आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिनिस्टर्स थे, जो हमारे शो में भी दावे करके गए थे, लेकिन वाकई हमने नहीं देखी ऐसी पिक्चर, ना ही कोई ऐसा झंडे के कलर्स वाली पतंग देखी, लेकिन मनाई सबने है बसंत, क्योंकि एक फेस्टिवल था। चले, अच्छा हुआ कि खैर आफियत से ये गुजर गया। आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपको बताते हैं कि बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने के फैसले कर लिए गए हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने का फैसला कर लिया। पावर डिवीजन ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर समाअत हुई है 10 फरवरी को।
और फिक्स चार्जेस पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों बिजली सार्फिन पर लगाने की तजवीज़ की गई है। वाज़ेह रहे कि 300 यूनिट से ज़ायद फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं और पावर डिवीजन ने माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये और 200 यूनिट वालों पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़ है। फिर 100 यूनिट तक के जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उन पर 275 रुपये, फिर इसी तरह से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये और 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये। फिर आगे थोड़ा सा बढ़े, अगर 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की बात करें तो उनके ऊपर 400 रुपये, फिर 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़ है। इसी तरह माहाना 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर फिक्स चार्जेस 675 रुपये करने और फिर 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर फिक्स चार्जेस को 125 रुपये की कमी से 675 रुपये करने और 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में 325 रुपये की कमी से 675 रुपये करने की तजवीज़ है। और माहाना 301 से 700 यूनिट से ज़ायद के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने, 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट घरेलू सारिफ के लिए 1 रुपये 53 पैसे कमी करने, फिर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर यूनिट जो है वो 1 रुपये 25 पैसे कमी करने, फिर 600 यूनिट तक फी यूनिट 1 रुपये 40 पैसे कमी करने की तजवीज़ है। और ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाएगा, इसी तरह से चलता रहेगा। और यकीन मानिए कि जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स आते हैं ना, इनमें हमें समझ ही नहीं आती कि हमें कमी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। फिक्स चार्जेस का आपने जिक्र किया था, डेफिनेटली फिक्स चार्जेस होंगे, लेकिन कल मैं ओवैस लगारी साहब को एक निजी टेलीविजन शो में देख रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि ये जो सोलर की पॉलिसी है ये भी एक नई पॉलिसी आएगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहिब सरवत हैं, जो सोलर को अफोर्ड कर सकते हैं, वो सोलर पैनल लगा लेते हैं और वो भी 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं और प्रोटेक्टेड की सारिफिन की लिस्ट में आ जाते हैं। और हम एक ऐसी सोलर पॉलिसी बनाएंगे जिसमें आप अगर सोलर पे 14, 15, 20 लाख रुपए खर्च करती हैं तो वो 3.5 साल में अब रिकवर होगा। पहले ये कहा जाता था कि वो साल, सवा साल, 1.5 साल में रिकवर हो जाएगा। अल्लाह खैर ही करे कि किस किस्म की सोलर पॉलिसी हम लेके आएंगे या किस किस्म के ये फिक्स चार्जेस लेके आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। बस हमने कलेक्शन करनी होती है और कलेक्शन करने के लिए हम कभी फिक्स चार्जेस लगा देते हैं, कभी प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का एक नया डोंग हम रचाते हैं। लेकिन जो अंदर की खबर ये है कि जो सर्कुलर डेप्थ है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो गर्दिशी कर्जे हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर रही है, स्पेशली अगर इस पावर सेक्टर की बात की जाए। खबर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको व्हाट्सएप की दुनिया में लिए चलते हैं। व्हाट्सएप ने भी इंस्टाग्राम की तर्ज पर एक नया क्लोज फ्रेंड फीचर मुतारिफ करवाने की तैयारी कर ली है, जिसके जरिए सारिफिन अपने करीबी दोस्तों की अलहदा फहरिस्त बना सकते हैं। इस फीचर के तहत जब कोई सारिफ स्टेटस अपलोड करता है तो वो उसे सबके साथ शेयर करने की बजाय सिर्फ मुंतखब दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। मेटा की मलकियत मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द स्टेटस के लिए एक नया फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही है, जिसे क्लोज फ्रेंड्स का नाम दिया जाएगा, जिससे सारिफ की प्राइवेसी मजीद मजबूत होगी। और ये सहूलत इंस्टाग्राम के मकबूल ऑप्शन से इंस्पायर होकर ली गई और सारिफिन को अपनी निजी अपडेट्स महदूद अफराद तक शेयर करने की इजाजत होगी। सो अब वैसे तो पहले भी ऐसे नहीं था कि हम स्टेटस पे प्राइवेसी लगा सकते। नहीं, स्टेटस पर प्राइवेसी जरूर लगाते थे। उसमें आप ये करती थी कि हसनैन को एक्सक्लूड कर दिया, अमाद को कर दिया, फिर आप छुट्टियों पे चली गई और आपने एंजॉय कर लिया और मैं कहा आप बीमार हो गई। लेकिन अब ये होगा कि आपने अपने फ्रेंड्स का सर्कल बनाया हुआ है, उसमें आपके ऑफिस का कोई फ्रेंड नहीं है या ऑफिस के भी अगर कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो उसमें है और वो 20, 25, 30 लोगों का या 100 लोगों का आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल होगा, उसके बाहर आप जाएंगे नहीं। सही। तो जी ये फीचर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन इसकी तैयारी कर ली गई है, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पर अभी ये लॉन्च इसको नहीं किया गया। जैसे होता है तो फिर आप लोगों को ज़रा पूरी दुनिया व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है, वैसे भी अपडेट भी आ जाती है व्हाट्सएप पे आपके, जब वो खुद ब खुद अपडेट हो जाए तो आपको एक अपडेट्स भी आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब खबर शामिल करेंगे इटली से। इटली में जारी विंटर ओलंपिक्स के दौरान पोडियम पर आने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक तारीख के सबसे महंगे तमगे दिए जाएंगे। महंगे मेडल्स की वजह उनमें इस्तेमाल होने वाली कीमती धातों का ज़्यादा वजन नहीं, बल्कि हालिया अरसे के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में होने वाला गैर मामूली इजाफा है। अभी आपको पता है कि रिसेंटली हम खबर भी शेयर कर रहे थे कि सोने की कीमत में इजाफा हो गया, सोने की कीमत कम हो गई। और अब विंटर ओलंपिक्स के दौरान स्कीइंग, आइस हॉकी, फिर इसके साथ फिगर स्केटिंग और इसके साथ कर्लिंग समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद सोने, चांदी और कांति के तमगे दिए जाएंगे।
और इन तमगों के जज्बाती अहमियत का अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। ताहम हम माली लिहाज से देखें तो इनकी कीमत पहले से कई ज़्यादा होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जुलाई 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स के बाद से सोने की कीमत में तकरीबन 107%, जबकि चांदी की कीमत की बात करें तो 200% तक इजाफा हो चुका है। और इन नुमाया इजाफों के नतीजे में इन कीमती धातों की मौजूदा कीमत के हिसाब से सोने के तमगे की मालियत अब तकरीबन $2300 हो गई है, जो पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले में दुगनी है। और इसी तरह चांदी की अगर बात करें तो चांदी का तमगा तकरीबन $1400 मालियत का हो चुका है, जो 2 साल पहले मुकाबले में 3 गुना महंगा है। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2028 में होने वाले समर ओलंपिक्स के लिए जो तैयार किए जाने वाले सोने और चांदी के तमगे हैं वो विंटर ओलंपिक्स के मुकाबले में मजीद महंगे होंगे। पता नहीं आज सारी खबरें मेरे पास ये हिसाब किताब वाली क्यों आई हैं। बिल्कुल ऐसी आज आपके नसीब में हिसाब किताब ही था, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि ये जो ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल दिए जाते हैं वो अब कितने ज़्यादा महंगे गोल्ड मेडल आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सोने की कीमत आपके सामने है। और ये वैसे ओलंपिक्स में ना गोल्ड मेडल असली वाला दिया जाता है। आप अगर आगे पीछे देखेंगे आपके पास जितने भी हमारे पास एथलीट्स आते हैं वो कोई एशियन गेम जीत के आता है तो वो उसके ऊपर सिर्फ गोल्ड कोटिंग होती है, अंदर से वो पीतल का ही होता है या फिर किसी और धात का बना होता है, उसके ऊपर गोल्ड कोटेड आपको करके दे दिया जाता है। खबरदार नौज़ाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब से एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदी अरब ने मुल्क में मौजूद लाखों ऊँटों के पासपोर्ट जारी करने का मंसूबे का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद मुमलिकत के कीमती ऊँट और उनके जो रेवड़ है उनका बेहतरीन इंतज़ाम किया जाना चाहिए। वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है कि इस इक़दाम से इस शोबे में पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी में इजाफा होगा और ऊँटों से मुतालिक एक काबिल एतमाद डेटाबेस तैयार किया जा सकेगा। वजारत की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी की गई एक पोस्ट में इस पासपोर्ट की तस्वीर भी शामिल की गई है, जो सब्ज़ रंग का होगा, जिस पर सऊदी कौमी निशान और सुनहरी रंग में ऊँट की तस्वीर भी बनी होगी। और 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक मुमलिकत में ऊँटों की तादाद तकरीबन 22 लाख है और ऊँट सदियों से अरब दुनिया में नक्ल हमल का एक अहम जरिया है, जबकि ये जानवर अपने मालिकान के लिए वकार और समाजी हैसियत की अलामत भी समझा जाता है। इसी रवायत ने एक मुनाफा बख्श अफजाइशी सनत को जन्म दिया। सऊदी अरब में हर साल मुनक्किद होने वाले त्योहारों के दौरान ऊँटों के हुस्न के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं, जहाँ शौकीन अफराद अपने ऊँटों पर लाखों डॉलर खर्च करते हैं। ताम बाज़ बददियानत अफराद गैर कानूनी तरीके से बर्तरी हासिल करने की कोशिश भी करते हैं और इसी वजह से अब ऊँट और ऊँटनियों के ऊपर आपको पासपोर्ट भी नजर आएगा। अब ऊँटों का भी पासपोर्ट होगा, जहाज में ट्रैवल भी करवा सकते हैं। मेरे ख्याल इनके हवाले से फिर सऊदी ये कहेंगे एक स्पेशल जहाज भी होना चाहिए, जहाज भी होना चाहिए, ऊँट लेके जाने क्या पता इस हवाले से भी तैयारी की जा रही हो। अब जाहिर पासपोर्ट भी इनका बना दिया गया, लेकिन खैर वो बात ये है कि ये अपने जो मालिकान है उनके लिए काफ़ी वकार और समाजी हैसियत की भी अलामत समझे जाते हैं और एक अरसे से समझे जाते हैं अरब में। तो ये थी हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला। आज तो मैंने आपको ज़्यादातर हिसाब किताब वाली चीज़ें बताई हैं, लेकिन खैर कभी कभी हिसाब किताब भी होना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद एक बार फिर दहशतगर्दी की लर्ज़ाखेज़ वारदात से दहल उठा, जहां दारुल हुकूमत की एक मस्जिद में नमाज के लिए जमा बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाया गया। इस खुदकुश हमले में इत्तलात के मुताबिक 31 अफराद शहीद हुए और 169 ज़ख्मी हुए, जिनमें मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े ने न सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत बल्कि पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने हमले को पाकिस्तान के अमन, मजहबी रवायात और कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला करार देते हुए वाज़े किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक ये कार्रवाई बैरूनी सरपरस्ती के साथ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत की गई है, जिसके बाद मुल्क भर में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कराची से पेशावर तक भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं समान मुगल साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले यही बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा कि दिल दहला देने वाला ये वाक़या था और ऐसे ऐसे जवान नमाजी हमने देखा, बेगुनाह नमाजियों की शहादतें, फिर उनकी नमाज जनाजा भी हमने देखी। इस्लामाबाद जैसे सर हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह के मामलात होना, इस तरह धमाका होना, कितना ज़्यादा नेग्लिजेंस है, कितने सवालात उठा रहा है ये तमाम तर सिचुएशन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वाकया हुआ है और जहाँ पे ये इमाम बारगाह है वो इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। और इमाम बारगाह की अपनी सिक्योरिटी भी होती है और साथ इस्लामाबाद पुलिस भी होती है। लेकिन इसको आप बदकिस्मती समझें या इत्तेफाक समझें कि उस दिन वहां पे कोई भी पुलिस का जवान मौजूद नहीं था उस वक्त। और धमाका करने वाला जो शख्स था उसने प्रॉपर अपनी वर्किंग की है और वर्किंग करने के बाद वो वहां पे गया है। इवन खन्ना पुल से पैदल वो वहां तक पहुंचा है और वहां पहुंच के अभी उसने ये देखा कि अभी टाइम बाकी है नमाज में, तो वहां पे एक होटल के ऊपर भी वो इंतजार करता रहा है। अच्छा। और एन उस वक्त वो वहां पे गया है जब नमाज होने लगी थी और वहां पे बैठे जो दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका उसने बाकायदा पिस्टल से फायर किया। उसके पास पिस्टल था, उसने 2 फायर किए हैं और दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो है उससे जख्मी हुए हैं। एक हल्का जख्मी था, एक ज्यादा जख्मी हुआ। जो हल्का जख्मी था, जैसे ही वो धमाका करने वाला शख्स अंदर पहुंचा है उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसको फायर किया और जैसे ही उसका फायर लगा है तो उसकी जैकेट जो है वो फटी है, ब्लास्ट हुई है और जिससे ये धमाका हुआ है। और हैरान कुन अम्र यह है कि जब धमाका हुआ है तो उस वक्त हमारी पुलिस का कोई जवान वहां पर मौजूद नहीं था। अब इन मामलात की जो है वो तहकीकात की जा रही है कि उस वक्त अगर पुलिस का जवान मौजूद नहीं था तो वो किसकी जिम्मेदारी है, क्या वो सिक्योरिटी डिवीजन जो है उसकी जिम्मेदारी है, ऑपरेशन की जिम्मेदारी है और कौन लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। ये चीजें तो चेक की जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी जो पुलिस है उसके पास कितने एक वसाइल हैं या बाकी जो इदारे हैं। जिस तरह वजीर दाखिला ने कहा कि काश मैं उनको वो वसाइल दे सकूं कि जिस तरह अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही है और उनकी रोकथाम के लिए हमें बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है और वसाइल भी इतने नहीं है कि हम उनको दे सके, क्योंकि जंग अभी बहुत अगले मरले में जा चुकी है और जो लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं उनके पास जदीद तरीन चीजें होती हैं जिसके साथ वो करते हैं। अब इस बार जो धमाका हुआ है उसमें अगर आप देखते हैं तो उन्होंने जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया उसमें बॉल बेरिंग की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो जिस जिस तरफ गए उस तरफ जो है लोग वो जख्मी होते गए और जख्मी होने के बाद उनकी शहादतें हुई है। और एट द स्पॉट जब वहां पे धमाका हुआ तो जो डेड बॉडीज वहां से लेके अस्पताल में पहुंचाई गई, एट द स्पॉट 15 प्लस हो चुकी थी और फिर जैसे जैसे वहां से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जाता रहा तो थोड़ी देर बाद खबर आती रही कि इतनी शहादतें बढ़ गई हैं, इतनी शहादतें बढ़ गई है। और ऑलमोस्ट 31 का फिगर तो अस्पतालों ने जो है वो तस्दीक किया है, लेकिन हमारे जराये का ये कहना है कि इनकी तादाद जो है 35 और 40 के करीब है। और जो जख्मी है उसमें भी अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि कम से कम 24 से जायद ऐसे लोग हैं कि जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो जाए, वो सेहतयाब बिल्कुल हो ऐसे ही जाए। है। अच्छा अगर वो जमान साहब मुझे ये बताइएगा कि इमाम बारगाहें ये अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए ना तो बड़े लिमिटेड स्पेस में होती हैं और बहुत सारे किलोमीटर्स को कवर करती है इमाम बारगाह और उनकी सिक्योरिटी भी हर जगह पे हम देखते हैं, क्योंकि मस्जिदों का तो ये होता है ना कि मस्जिद आपको हर गली में मिलती है, उनको उस तरह से सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इमाम बारगाह कभी आपको 15 किलोमीटर के फासले में मिलती है, कभी आपको 25 किलोमीटर के फासले में मिलती है। तो ये जो सिक्योरिटी वहां पे मौजूद थी वो उस दिन कहाँ थी और क्यों ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इस हवाले से भी कुछ तहकीकात हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने अर्ज किया कि तहकीकाती इदारे इस चीज पे जो है वो तहकीकात कर रहे हैं कि उस वक्त किन लोगों की ड्यूटी थी, अगर मौजूद नहीं थे तो इसके जिम्मेदार कौन है। क्योंकि G6 में जो इमाम बारगाह है वहां पे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, काफी सिक्योरिटी के लोग वहां पे मौजूद होते हैं और बाकी जो इमाम बारगाह हैं उनको भी रूटीन से हट के सिक्योरिटी दी जाती है। I8 वाली जो इमाम बारगाह है वहां पे भी सिक्योरिटी हर वक्त मौजूद होती है। और फिर जुम्मे का इज्तिमा है और जो ये जहाँ पे ये वाकया हुआ है तरलाई वाली इमाम बारगाह, यहाँ पे लोग कसीर तादाद में आते हैं और न सिर्फ तरलाई और के लोग होते हैं बल्कि सराउंडिंग से काफी लोग आते हैं और यहाँ पे कमो बेश 800 से ज्यादा लोगों की नमाज अदा करने की जगह है। उस दिन भी 200 से ज्यादा लोग उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे जब ये वाकया हुआ था। सही। अच्छा जमान साहब मुझे बताइएगा, अब हुकूमती मौक़िफ़ तो ये सामने आ रहा है कि हमले की मुकम्मल जो मनसूबाबंदी थी वो अफगानिस्तान में होती रही है और फिर हमला आवर भी अफगानिस्तान कई बार आता जाता भी रहा है। तो इस हवाले से अब अफगान तालिबान से क्या सिफारती सतह पर भी राबिता हुआ है, कोई बातचीत हुई है? एक दिन पहले वज़ीर दाखिला की जानिब से बाकायदा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और एक मीटिंग भी की गई है जिसमें 2 टोक कहा गया है कि हमने तमाम तर फैक्ट फाइंडिंग जो है उनको इकट्ठा कर लिया है और हमें इस चीज की तस्दीक हो गई है कि
ये जो वाकया हुआ है और ये जो वाकया करने वाला शख्स है, इसका अफगानिस्तान आना जाना साबित हो चुका है, और इसके साथ साथ फंडिंग जो है वो बाकायदा तौर पे इंडिया कर रहा है। क्योंकि उनका ये कहना था कि इंडिया जहां पहले $500 लगाता था, अब उसने वो बजट बढ़ा के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए 1500 कर दिया है, यानी 2 गुना उसको बढ़ा दिया है। और आगे अफगानिस्तान को रखा हुआ और पीछे इंडिया खुद है जो इसकी फंडिंग कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। वजीर दाखिला का ये भी कहना था कि दुनिया इस चीज को देख भी रही है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी जंग लड़नी है, हम ये जंग लड़ेंगे, लेकिन दुनिया को इस हवाले से अपना रोल प्ले करना होगा कि अगर इंडिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान को आगे रख के ये काम करता है, तो इस पे पूरी दुनिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि जब हर कोई शख्स जो है वो इसकी लपेट में भी आ सकता है, और उसको फिर ये मजबूरन भी कहना पड़ेगा कि वाकयातन अफगानिस्तान जो है उसको फ्रंट पे रख के पीछे इंडिया जो है ये सारी कार्रवाइयां करवा रहा है। और डैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर कि इंडिया की जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन अगर जिस तरह से हमारे पास मेरा ख्याल है वो आईडी कार्ड भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो तो आईडी कार्ड पूरे सोशल मीडिया पे भी है उस लड़के का जिसने ये खुदकुशी की थी। सो ये तमाम तरह एविडेंस लेके क्या कोई इस तरह का प्लान है गवर्नमेंट का कि वो आलमी अदालत में जाए और आलमी अदालत में जाके कहे कि ये हमारे मासूम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, जो अफगानिस्तान से आते हैं बेसिकली वो इंडियन स्पॉन्सर्ड होते हैं? इस पे वजारत दाखिला जो है वो बाकायदा तौर पे मीटिंग्स कर रही है, और इस अमल पर मुशावरत जारी है कि इंडिया का चेहरा जो है उसको बेनकाब करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इन मामला को लेके जाया करे। लेकिन दूसरी जानब जो नाकदीन है उनकी तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले जो धमाके हैं, जिसमें बिलखसूस खुदकश धमाके थे, उसमें एक जफर चौक में एक हसास इदारे के गेट के ऊपर धमाका हुआ था, और वेमन पुलिस स्टेशन जो है उसके करीब स्पेशल ब्रांच है वहां पे धमाका हुआ था। इसके अलावा मुतअद्दिद धमाके मैरियट में हुआ था। तो वहां पे ऐसा नहीं देखा गया कि धमाके के बाद यूं सही सलामत किसी का आईडी कार्ड का मिल जाना, कि जहां पे लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं वहां पे किसी का आईडी कार्ड जो है वो सलामत मिल जाना, ये भी एक अचंबा है। और अंबिया के दौर में तो मोजज़े हुआ करते थे और अब ये करामतें होती हैं, तो ये भी एक करामत है। और तनकीद करने वाले लोग इसको भी तनकीद कर रहे हैं कि आखिर ये क्या वजह है कि एक आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर कोई छींटा नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ। तो तहकीकाती इदारों के लिए ये मामला भी हल तलब है कि ये जो तनकीद हो रही है इसका क्या जवाब देना है। सही। अब जमान साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो शौदा है या फिर जख्मी है उनके अहल खाना के हवाले से क्या कोई फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का भी हुकूमत ऐलान करेगी, कोई सोचा जा रहा है इस हवाले से? जी, जब भी कोई इस तरह का नागहानी वाकया होता है तो हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए बाकायदा तौर पर कंपलसेशन करती है, और इस बार भी जो है वो कंपलसेशन की बाबत जो है वो मामला जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले चंद दिनों में जितने भी शुहदा हैं, जितने जख्मी हैं, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक जामे पैकेज का ऐलान किया जाएगा, ताकि जो उनके वरसा है उनको कंपलसेशन किसी न किसी तरीके से दी जा सके, और उनके जो दुख हैं वो जो उनकी जानें चली गई है या जख्मी है उसका मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि उनका किसी न किसी हद तक मदावा किया जाए। अच्छा सर, कचहरी में धमाका हुआ था, उसके बाद हमने कुछ मेजरमेंट्स देखे थे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जिसमें सबसे बड़ा मैयर तो ये था कि हर गाड़ी पर एम टैग लगा होगा और एम टैग के बगैर कोई भी गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकती है। उसमें ये होता है कि फिर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब मुगल साहब आपको भी पता है एम टैग तो हम सब ने लगवा लिया, लेकिन एम टैग की उस तरह से चेकिंग नहीं हो रही है और किसी भी जगह पे हमें एम टैग के जो गेटरीज हैं वो एक्टिव नज़र नहीं आती हैं। इसकी क्या वजह है और कब तक इसको एक्टिव किया जाएगा? हाँ, प्रैक्टिकली तो जो इंतजामिया है वो ये दावा करती है कि हमने उसको एक्टिव भी कर दिया है, और आए रोज जो है हम नाकों के ऊपर जिन गाड़ियों पे एम टैग नहीं लगे होते उनको रोकते हैं, फिर उनको पाबंद किया जाता है, और साथ ही वहां पे इंस्टॉलेशन भी कर दी है कि जिस गाड़ी के ऊपर एम टैग नहीं है वो गाड़ी एम टैग लगवा के जाए। लेकिन इस्लामाबाद में दाखिल होने के बहुत सारे और भी रास्ते हैं जहां से लोग इस्लामाबाद में बआसानी दाखिल हो सकते हैं। अगर आप तरनौल की साइड से आते हैं तो 26 नंबर से भी आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं, और संज्ञानी के मुकाम से भी दाखिल हो सकते हैं। फिर टेक्ला की जानब से आने वाले उससे पीछे भी एक दो रास्ते हैं, वहां से दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह जो जीटी रोड से लोग आते हैं उनके लिए बड़ा आसान है कि वो रवास से भी मुख्तलिफ एरिया से होते हुए इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं, और उसके बाद खन्ना पुल से भी इस्लामाबाद में एंट्री मौजूद है। और ये त्रामड़ी वाला जो चौक है, खन्ना पुल से अगर आप त्रामड़ी की तरफ आते हैं तो किसी किस्म की कोई रोक टोक ही नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स है कि जहां से बआसानी इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जा सकता है। इंतजामिया को ये देखना होगा कि जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हमने कैसे सिक्योर करना है। और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाले हैं वो बड़ी एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं।
और उनके लिए एम टैग या गाड़ी का होना भी जरूरी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे भी आ सकते हैं, वो लोग पैदल भी सफर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। जैसे इस शख्स के हवाले से बताया जा रहा है कि ये खन्ना पुल से 3 किलोमीटर का फासला कमोबेश बनता है, जो पैदल सफर करके यहाँ तक पहुंचा था, तो उसको तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं थी। और एम टैग होता या ना होता, उसके लिए कोई चीज बॉदर नहीं करती है, वो आराम सुकून से वहां पे पहुंचा है। तो जमान साहब, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ से पैदल भी सफ़र किया इस दहशतगर्द ने, वहाँ तक पहुँचा और फिर होटल में भी बैठकर इंतज़ार भी करता रहा। अब जाहिर है इस तरह की चीज़ों में फिर हर बंदे की चेकिंग तो नहीं की जा सकती ना, तो आप क्या समझते हैं किस तरह की मौसर इंतज़ामात बनाने चाहिए, किस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए? आप इन एरियाज़ में किस तरह से ये कर सकते हैं? ये इस तरह है कि जैसे इबादत गाह है, इबादत गाहों के ऊपर अगर प्रॉपर सर्विलेंस होती है, वहां पे सिविल कपड़ों में लोग मौजूद होते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं और जिस शख्स को मशकूक समझा जाए उसको बाकायदा तौर पे वो चेक करते हैं। सेम इसी तरह अगर गेट के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी होती और उस शख्स को ये हिम्मत ना होती कि वो वहां से बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर फायरिंग करता और आराम सुकून से अंदर आता, अगर गेट के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी होती तो उसको गेट के ऊपर रोका जा सकता था और कैजुअलिटीज भी कम हो सकती थी। अगर गेट के ऊपर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आता तो हो सकता है कि कोई भी जानी इंसानी जान ना जाती या 2-4 लोग जो है उनकी जान जाती, बाकी लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन जब वो बासानी अंदर आया तो उसके बाद उसने ब्लास्ट किया है, तो उससे ये बॉल बेरिंग की तादाद क्योंकि ज्यादा थी और ज्यादा जो है वो शहादतें हुई। ठीक हो गया सर। जमान मुगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब मौजूद थे, जो कि इस सफाकाना हमले के हवाले से और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह की तहकीकात होंगी, तहकीकात क्या रुख इख्तियार कर रही हैं और फिर क्या कंपनसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज किया। और वैसे तो आपको पता है कि हर इंतखाबात बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 8 फरवरी के इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे उसका सैम्पल ले लिया गया था और फिर तरह तरह के अजीबो गरीब से उनको निशानात दे दिए गए थे, आपको याद होगा। और फिर कल के हवाले से ये कहा गया था कि पुरअमन एहतजाज होगा और ये एहतजाज पार्टी के बानी इमरान खान की कॉल पर किया गया था, जिसमें शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल थी। और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इस एहतजाज का मकसद इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और फिर अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करना था। लेकिन मेरा असल सवाल ये है आपसे कि PTI का एहतजाज कामयाब रहा है या फिर नाकाम रहा है, और इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले हैं KPK के CM के। शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह से गज़ल ने अपने इंट्रो में कहा कि एहतजाज कामयाब रहा या नहीं, मैं आपको बताऊं कि मुझे भी कल जो भी शख्स कॉल करता था वो कहता था, हसनैन साहब कहाँ पे आपको एहतजाज नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे एहतजाज इस्लामाबाद और पंजाब में तो नज़र नहीं आया सर, लेकिन आपसे अब ऑफ एयर गुफ्तगू हो रही थी, आपके मुताबिक ये KPK में बड़ा कामयाब हुआ है। सो मजमूई तौर पर आप इस एहतजाज को किस तरह से देखते हैं, जो कि कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, अगर आप KPK के हवाले से बात करें तो KPK में तो बहुत ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है। पहले तो पहिया जाम हड़ताल हुआ, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मशल बरदार रैलियाँ भी निकली थी। और फिर अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमने किसी को ओपनली जाके किसी को ये नहीं कहा था कि आप बंद करें। लोगों ने खुद से जो है कई जगहों पे मार्केटें बंद की थी, जो आपको नज़र भी आया होगा कल। इसी तरह कराची में भी, इस्लामाबाद में आपने देखा कि कल हमारे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के मशरान हैं वो और साथ में मुश्ताक अहमद साहब, काफ़ी सारे लोग जो थे वो मिल के जा रहे थे फैसल मस्जिद, तो वहाँ पे उनको रोका गया। तो मसला ये है कि इस वक्त हमारा जो मुकाबला है वो कमज़ोर लोगों के साथ नहीं है। ज़ाहिरी बात है, वो मुल्क में अपनी हुकूमत चाहते हैं, वो अवामी हुकूमत तो चाहती नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है हमारा उनके साथ मुकाबला है और वो लोग हमसे मेरे ख्याल से ज़्यादा ताकतवर है कि चूँकि उनके पास बंदूकें भी हैं, वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। हम तो सिर्फ पुरअमन प्रोटेस्ट के लोगों को कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे कहने में और उन लोगों के कहने में बहुत फ़र्क है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट बहुत कामयाब रहा है और ये हमारा शुरुआत है। आप अब देखेंगे आगे कि किस लेवल तक हम जाते हैं। हाँ,
हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि हम बंदूक का मुकाबला बंदूक के साथ करेंगे। अगर वो बंदूक हम पे जो है वो करते हैं, तो हम उनका मुकाबला करेंगे अमन के झंडे के साथ, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अमन के झंडे के साथ हम इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। सही। अच्छा सर, अब मसला ये है कि जिस तरह से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कॉल दी थी इस एहतजाज के हवाले से, जिस तरह से इसको पुटअप किया गया, हमने देखा, आपको नहीं लगता जैसे सिर्फ केपीके के अलावा हमने इतना क्राउड नहीं देखा? ठीक है, ये पुरअमन एहतजाज था, कहा गया था कि शम्में रोशन की जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई इस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आई। तो अब आपको लगता है कि आपका वर्कर मायूस हो चुका है? नहीं, वर्कर तो हमारा इतना, मतलब वो अभी भी इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये देखें कि उन वर्कर्स पे किसने जो है ना हमले किए हैं। 1-2 दिन पहले जो है ना कराची में लोगों को गिरफ्तार किया, लाहौर में लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूरे पंजाब में। तो देखिए, इस वक्त जो है ना फसाइयत है, ये लोग नहीं चाहते कि इस मुल्क में अवामी जमहूरी एक निज़ाम हो। ये लोग तो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वही सब कुछ हो। तो वर्कर्स हमारा जो है वो तो बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोग तो थ्रेटन करते हैं, ये तो बेजाय फायरे कराते हैं। आपने नहीं देखा कि कल रेहान डार के घर पे छापा मार के उनको गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल। आपने नहीं देखा कि कराची में 180 लोगों को गिरफ्तार करके 3 एमपीओ में गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया? तो ये फसाइयत है। आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं, आप उनकी घरों की चादरवारी की पामाली कर रहे हैं, लोगों के औरतों के सरों से जो है ना दुपट्टे खींच रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है ना पाकिस्तान में हो रहा है। ये कोई अंग्रेज या हिंदू की हुकूमत हमारे ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों की हुकूमत हमारे ऊपर है। और ये सरकारी इदारे जो रियासत के इदारे हैं, वो उसी फेडरल हुकूमत को जो है ना वो बैक कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि यहाँ पे पीटीआई इमरान खान के लोग जो है वो आके पुरअमन प्रोटेस्ट करें। तो हमारा मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन इंशाल्लाह जीत आखिर में सच की होगी। अच्छा शफकत साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते नहीं है कि ये जो अगर एहतजाज मुल्कगीर होता तो उसका एक तो इम्पैक्ट ज़्यादा आता, और फिर मुझे ये बताइएगा कि हमने अली अमीन गंडापुर के दौर में देखा था कि आप इस्लामाबाद में भी पहुंचे थे, यहाँ पे कम से कम पहुंच के एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। जब से सोहेल अफरीदी साहब आए, सोहेल अफरीदी साहब के एक मुनफरिद अंदाज हम देख रहे हैं कि वो खुद मैदान में तो नजर आते हैं, लेकिन उस तरह से एक अवाम को इकट्ठा करने में नाकाम रहे या अभी तक उन्होंने की नहीं है। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है सर? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बहुत जबरदस्त लीड किया था। उसने 2 महीनों में 3 दफा इस्लामाबाद की तरफ हमें ले चुके थे, और वहां पे आपने देखा कि हमारे ऊपर एफआईआर तो हो गई, लेकिन साथ में हमारे ऊपर गोलियां भी बरसाई गई, और आपने देखा कि हमारे 14 लोग उसमें शहीद हो गए थे। फिर सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स जो थे वो जख्मी हो चुके थे। फिर उसके बाद ये लगा हमें कि रियासत जो है वो हमारे ऊपर या इदारे हमारे ऊपर गोली बरसाने से जो है ना दरिया नहीं करेगी। तो अब जो है ना हम हर चौक को डी चौक बना रहे हैं। तो आपने जो सीएम साहब की बात की, सोहेल अफरीदी की, तो उसको सिर्फ मोमेंटम और स्ट्रीट मूवमेंट की बात उनको की गई है। मुज़ाकिरात और एहतजाज का जो वो है वो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब को दिया गया है। जब वो फैसला करेंगे तो हमारा काम ये है, और सोहेल अफरीदी का काम ये है कि वो उस फैसले पे जो है ना मनवन अमल करें। तो इंशाल्लाह जब डी चौक या इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी या तमाम चौक को डी चौक बनाने की बात होगी, तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और सोहेल अफरीदी आपको किसी भी जगह पे पीछे नजर नहीं आएंगे। वो सबसे पहले फ्रंट रो में आपको दिखाई देंगे और वो फाइट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, माजी में भी इंतखाबात होते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे, बहुत सी बातें होती रही, लेकिन एक चीज़ थी कि आगे बढ़ा जाता था। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत जिस स्ट्रेटजी पे चल रही है या फिर जिस थ्योरी पे काम कर रही है, वो तो समझती है कि वो आपके लिए काम कर रही है, उस पर वो पूरा मतलब एक प्लान तैयार किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 8 फरवरी 2024 से आगे नहीं बढ़ी, इसकी क्या वजह है? फिर मामलात कैसे हल होंगे? देखिए, हम तो मुज़ाकिरात भी चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे। हम ये नहीं चाहते कि ये हमें प्रिविलेजेस दे दे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, कानून हो, आईन हो, आज़ाद अदलिया हो। हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से उनको नहीं सूट कर रहा, क्योंकि 17 सीटों पे जिनको हुकूमत मिल जाए, जो उनके खुद के वज़रा कहते हैं कि हम तो ये हुकूमत नहीं चाह रहे थे, तो हमें ज़बरदस्ती दे दिया गया है। तो बात यह है कि हमें तो तब भी पीपल पार्टी की तरफ से भी ये ऑफर थी कि आप आए और हुकूमत संभाले। तो हमने कहा कि नहीं, हम रूल ऑफ लॉ पे बात करेंगे, हम आईन और कानून की बात करेंगे। हम इमरान खान जो
इस मुल्क का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव रहा है पूरी दुनिया में, उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, तो आप उनको पहले आज़ाद कराएं, उनको मौका दें। ये नहीं हो सकता कि आप हमारी पार्टी को जो है ना तकसीम करके हमें हुकूमत दे। तो हमने तब भी इनकार किया था और इनकी हुकूमत ने भी इनकार किया था। फिर तो इनके ऊपर ये मुसल्लत किया गया कि नहीं, आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपने ये हुकूमत लेनी है। फिर आप उसके समारात भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारी क्या तस्दीर हो रही है। आपने देखा कि हमारा मुल्क जो है उससे 1 करोड़ 80 लाख लोग जो है इस वक्त बेरोजगार नौजवान बैठा हुआ है। 17 लाख लोग इस पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। 5,300 अरब रुपए इन लोगों ने करप्शन किए, जो इनके ऊपर चार्जशीट लगा है IMF की तरफ से। तो मुल्क जो है ना वहां पे रुका हुआ है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क को अगर आपने चलाना है, मईशत को अगर आपने आगे लेकर जाना है, तो आप रूल ऑफ लॉ की बात करें। आप आए और पाकिस्तान पे बात करें कि पाकिस्तान को हम कैसे तरक्की दे सकते हैं। आप एक बंदी की बात ना करें। आप जो है इमरान खान पे सिर्फ बेजाय फायर करा रहे हैं। आप उनको वो कानूनी जो हक उनका है कि जेल मैनुअल के मुताबिक 5 बंदों से बात करना, 30 मिनट के लिए लोगों से बात करना फोन पे, आप वो भी नहीं दे रहे। उनका जो सेहत के हवाले से उनकी आंख जख्मी है, उनको ऑपरेशन की जरूरत है, आप उनको इलाज नहीं दे रहे, आप उनको उनकी फैमिली डॉक्टर की रसाई नहीं दे रहे। तो मुल्क में कानून तो है नहीं। और हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, वो जो उनको सूट नहीं कर रहा, वहां पे आपको पता है कि रियासती इदारे का क्या चाह रही है, फेडरल हुकूमत क्या चाह रही है। उनको तो ये सूट करता है कि 17 सीटों पे किसी भी हुकूमत को वो बना के फेडरल में बिठा दे और बैक पे वो फैसले करे, फ्रंट पे ये लोग नजर आए। जो हमें सूट नहीं करता, हम इनके साथ इस चीजों पे नहीं बैठ रहे। अच्छा शफकत साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने मुलाकात का जिक्र किया, मुलाकात भी एक अफसानवी कहानी लगती है कि आपकी बानी PTI से मुलाकात हो जाए, लेकिन एक मुलाकात जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिश कर रही है और बहुत सारे हल्के भी कोशिश कर रहे हैं, बानी PTI की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई के साथ मुलाकात, तो आप क्या समझते हैं कि वो मुलाकात कब तक हो जाएगी? और मेरा ख्याल है कि उस मुलाकात के बाद ही तो एक रोड मैप दिया जाएगा महमूद अचकज़ई को बानी PTI की जानिब से। देखिए, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम तो इनको सिर्फ एक्सपोज कर सकते हैं कानून और आइन के मुताबिक। ये इदारे खुद जो है उस सुप्रीम इदारों की बात नहीं मान रहे, जो ये खुद कहते हैं कि यार ये सुप्रीम इदारे हैं, हमने अदलिया पे चलना है, हमने आजाद अदलिया की बात माननी है। तो आजाद अदलिया तो यही कह रही है कि आप जाके उनसे मिले। आपका जेल मैनुअल ये बता रहा है कि 5 बंदों से वो रोजाना मिल सकते हैं, 30 मिनट के लिए वो बात कर सकते हैं। तो कहाँ पे ये कानून को लागू कर रहे हैं? ये तो खुद बेतौकीरी कर रहे हैं, लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है, यहाँ पे आप अवाम की बात नहीं मानी जाएगी। और जिस दिन, यकीन माने, जिस दिन इमरान खान इनकी बात मानेंगे कि आए करप्शन करते हैं, आपकी बातें हम मान के इस आईन और कानून को रोन देते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि इमरान खान बाहर होंगे। इमरान खान तो इसलिए जेल में है, इमरान खान तो इसलिए जो है उनके साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही कि वो आईन और कानून की बात कर रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में करप्शन नहीं चलेगा। ये लोग तो यही चाहते हैं कि मुल्क में करप्शन हो। मुल्क में जब हम जो फैसले करें जो इनको सूट करते हैं, जो ना आईन को माने, जो ना कानून को माने। आप मुझे ये बताएं कि कौन से मुल्क में ऐसा हो सकता है कि जेल में एक साबिका प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, जो जख्मी हो, जिनकी आंख का ऑपरेशन होना हो, और उसके साथ मुलाकात नहीं हो रही, उनके साथ फैमिली डॉक्टर की मुलाकात नहीं हो रही। तो आप मुझे ये बताइए, अपोजिशन को ये कहाँ पे लेके जा चुके हैं? दीवार के साथ इन्होंने लगाया हुआ है। तो मुल्क में तो कानून है ही नहीं। हम एक ऐसे रियासत के साथ मुकाबला कर रहे हैं जो मुल्क में एनार्की चाहते हैं, जो न कानून को मानते हैं, ना अवाम को मानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी हो, और इंशाल्लाह देर तक नहीं चलेगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनका खात्मा होगा। बहुत जल्द इनका खात्मा होगा। सही, थैंक यू सो मच। शफकत एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे कल के एहतजाज के हवाले से, नेक्स्ट लाहेअमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि हुकूमत का प्लान तो ऑलरेडी तैयार है। अब देखते हैं मुलाकात भी खान साहब की होती है महमूद अचकज़ई साहब के साथ या फिर नहीं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा ये बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन अब वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज भी कर दिया। और पहले ही मैच में शायकीन को एक सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला। नीदरलैंड्स के खिलाफ ये मैच एक वक्त में पाकिस्तान के साथ आप ये कहें कि पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ भी नजर आ रहा था हमें, मगर
फहीम अशरफ की शानदार बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को शिकस्त से बचा लिया और इस कामयाबी ने शायकीन को खुशी दी, लेकिन साथ ही टीम की मजमूई कारकर्दगी, छोटी टीमों के खिलाफ कोशिशें और फिर कुछ बड़े नामों की फॉर्म पर भी संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। इसके अलावा कल इतवार का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहां आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम पाकिस्तान में मौजूद थे और एक तवील मीटिंग थी। और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान और भारत के खिलाफ मैच के हवाले से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि बाइकआउट का ऐलान भी किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट श्रीलंका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इजाज वसीम बाकी साहब। मच हो जाएगा सर। सबसे पहले तो मैं मैच के हवाले से बात करना चाहता हूं कि राना फहीम अशरफ की ब्रिलियंस की वजह से पाकिस्तान ने अपनी इज्जत तो बचा ली और पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक हारी हुई बाजी थी जो जीता है राना साहब की वजह से। देखिए, पाकिस्तान ने जो पहला T20 मैच खेला है उसमें फहीम अशरफ ने गो के पाकिस्तानी टीम को एक बड़े साने से बचाया और ये एक शिकस्त नहीं थी। अगर ये हो जाती, ये एक सानिया होना था, क्योंकि आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाना था इस वर्ल्ड कप में अगले राउंड तक जाने के लिए। क्योंकि और दूसरा, आप एक एसोसिएट टीम से शिकस्त को अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। लेकिन बड़ी मायूसी हुई, बाबर आजम ने जिस तरीके से 18 गेंदों के ऊपर 15 रन किए और उनको पाकिस्तान की T20 टीम में वापस इस वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट ही इसलिए किया गया था कि बाबर आजम जो है वो विकेट पे खड़े रहे। राना बॉल है आपके लिए, बट वो भी केयरलेस हो गए, केयरलेस शॉट मारी, वो भी आउट हो गए, कप्तान भी आउट हो गए। साइम अयूब ने 24 रन बनाए, वो कि उन्होंने 2-3 अच्छे चौके लगाए, लेकिन ये सिर्फ 2-3 चौकों की जरूरत नहीं है, आपको मैचेस जीतने हैं। और एसोसिएट टीम के सामने आपका इस तरीके से मुश्किल हालात के अंदर जाके मैच जीतना, ये एक आई ओपनर है पाकिस्तानी हेड कोच के लिए भी और साथ पाकिस्तानी कप्तान के लिए भी। और ये तवक्को कर सकते हैं कि अगले मैच के अंदर कम ब्लंडर करेगी पाकिस्तानी टीम। सही। तो सर मुझे ये बताइएगा वसीम, ये जो छोटी टीम्स हैं उनके खिलाफ उनके लेवल पर जाकर खेलने की रिवायत कब तक हम बरकरार रखेंगे? ऐसे ही वाले आपका के कमजोर टीमें एसोसिएट टीमें, छोटी टीमों के सामने पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल करती है। और स्ट्रगल देखें, ठीक है, टीमें स्ट्रगल करती हैं। आपने मैच कल रात को भी एक देखा है जहां पर नेपाल सिर्फ 4 रन से जाके मैच इंग्लैंड के सामने उसने लूज किया। अमेरिका ने इंडिया की 77 के ऊपर 6 विकेटें गिरा दी थी। तो इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो एसोसिएट टीमें आई हैं वो क्वालिफाई करके आई हैं। और अब T20 क्रिकेट इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा है बड़ी टीमों का और छोटी टीमों का, क्योंकि ये जो छोटी टीमें होती हैं जिनको हम एसोसिएट टीम्स कहते हैं, ये पूरा साल खेलती रहती हैं। और फिर स्पेशली अब आप देखें, शाहीन अफरीदी है, उसको दुनिया के तमाम टॉप बल्लेबाजों का आइडिया होगा, न्यूजीलैंड के बैट्समैन कैसा खेलते हैं, कहां आउट होते हैं, इंग्लैंड के बैट्समैनों का अंदाजा होगा। बट अगर उसको नेपाल और नीदरलैंड के बैट्समैनों को गेंद करनी पड़ जाए, तो जब तक वो वीडियोस नहीं देखेगा, उनकी कमजोरियों का पता नहीं चलेगा, तो ये क्रिकेटर्स को आइडिया नहीं होता है। चाहे ये कोई और भी गेम हो, इवन फुटबॉल भी हो, तो यंग टीमें और नौजवान टीमें और बिल्कुल उभरती हुई टीमों के सामने बड़ी टीमें स्ट्रगल करती हैं। बट ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने एक वतीरा बना लिया है कि एक अच्छा खासा जीता हुआ मैच मुश्किल बना के जो पाकिस्तान जीतता है, ये चीजें बहुत अरसा तक पाकिस्तान को ये कास्ट करती आई है कि आप जब कोई इस तरह का वर्ल्ड कप के अंदर जब एक मैच हारते हैं, जैसे 2024 में अमेरिका से पाकिस्तान ने मैच लूज किया और वर्ल्ड कप के पहले राउंड कोई पाकिस्तान क्लियर नहीं कर सका था, तो ये जो केयरलेस अप्रोच है इसको ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम को। अच्छा वसीम भाई, मुझे ये बात कि क्या आपको लगता है कि बाबर आजम अब T20 में फिट नजर नहीं आते, क्योंकि 2 साल से बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पा रहे? आजम पाकिस्तान के सुपरस्टार है। ये बात हम सबको तस्लीम करनी चाहिए कि उसकी 10 साल की जो सर्विसेज हैं, उसने बहुत नुमाया अंदाज में क्रिकेट खेली है। बट अब मैं भी उस नतीजे पर पहुंच गया हूं जो कि सबसे ज्यादा बाबर आजम को हम लोग सपोर्ट करते चले आए हैं कि T20 फॉर्मेट के अंदर वो फिट नहीं हो रहे हैं, उनको अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। वो जिस तर्ज की T20 क्रिकेट खेलते थे वो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर उनको सूट करती थी, क्योंकि 6 ओवर्स में फील्डर्स दायरे के अंदर होते हैं, तो वो क्लासिक शॉट्स लगा के वो चौके ले लेते थे। अब वो वाली बात नहीं है। अब जिस नंबर के ऊपर उनको खिलाया जा रहा है उस नंबर के ऊपर वो फिट नहीं आ रहे हैं। अगर तो पाकिस्तान टीम इंतजामिया ये समझती है कि बाबर आजम से काम लेना है और बाबर आजम बहुत मुफीद है पाकिस्तानी टीम के लिए, तो उसको आपको टॉप ऑर्डर पे खिलाना पड़ेगा। नंबर 4 के ऊपर जाके हमने देख लिया कि बाबर आजम क्या कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि एक तो टीम का नुकसान हो रहा है, फिर ख्वाजा नाफे आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, आप उसका नुकसान कर रहे हो। हसन नवाज को आपने ड्रॉप किया हुआ है, वो आपने उसको वर्ल्ड कप पे सिलेक्ट नहीं किया है। अब्दुल समद को भी आपने वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया है। तो इस स्टेज पे आके मेरा जाती ख्याल ये है कि बाबर आजम को अगर तो उसको टॉप ऑर्डर के अंदर जो पहले 3 होते हैं, 2 ओपनर्स और 1 नंबर 3 का बैट्समैन वन डाउन पोजीशन का,
अगर वहां पे उसके लिए स्पेस नहीं है पाकिस्तानी टीम में तो बाबर को ये फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे बाबर की अपनी क्रेडिबिलिटी, फैन फॉलोइंग मुतासिर हो रही है और पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी की भी बात कर लेते हैं, वो कब साबित करेंगे कि वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटी से छोटी साइड से हर वक्त वो मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, शाहीन भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप पूरा अगर एक वसीतर जाविये में अगर आप देखें रिकॉर्ड शाहीन शाह अफरीदी का, तो हमने कोई टाइटल तो नहीं जीते हुए है ना। हमने 2019 का वर्ल्ड कप जीता, ना 21 का जीता, ना 22 का जीता, ना 23 का जीता, ना 24 का अमेरिका का वर्ल्ड कप जीता, ना 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इस दौरान 4 एशिया कप हुए, वो भी पाकिस्तान कोई ट्रॉफी नहीं जीत सका है। तो क्रेडिट पे तो कुछ भी नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के। इनफरादी मैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग कर देना और टाइटल जितवाना, ये बहुत मुश्किल काम है। वसीम अकरम देखे ना, पाकिस्तान का कितना बड़ा बॉलर था, उसने 1992 का आपको वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। मोहम्मद आमिर ने आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है। बॉलर्स आपको ट्रॉफियां जितवाते हैं, जो कि शाहीन ने अब तक कुछ नहीं जितवाया है। बट मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि कंडीशन के हिसाब से, गेम अवेयरनेस के हिसाब से अभी भी हम उस म्यार की क्रिकेट नहीं खेलते हैं जिस म्यार के ऊपर इंडिया अपनी टीम को लेके गया है और जिस म्यार के ऊपर ऑस्ट्रेलिया हमेशा से क्रिकेट खेलती चली आई है। अभी भी हमें बहुत वक्त है। बट शाहीन एक अच्छा यूजफुल बॉलर है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो पाकिस्तान के लिए जीत के क्या है अब तक, तो मुझे ऐसा कोई बड़ा कारनामा दिखाई नहीं देता है। आपकी बात दुरुस्त है। ठीक हो गया। एजाज भाई, मुझे ये बताइएगा कि कल का दिन, मतलब अभी चंद घंटे पहले तक भी बड़ा एक मसरूफ तरीन दिन रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जहां पे मोहसिन नकवी साहब की बांग्लादेश के क्रिकेट हुक्काम से मुलाकात हुई। आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन वहां पे मौजूद थे। अब इस तरह की खबरें आ रही है कि पाकिस्तान रेवेन्यू मॉडल में तब्दीली का ख्वाह है और उसके अलावा बांग्लादेश को कंपनसेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। सो ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और आपके पास क्या कुछ अंदर की खबरें हैं? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि एतवार का दिन एक बहुत इवेंटफुल डे था। आईसीसी का डेलीगेशन लाहौर पहुंचा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम लाहौर पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात किए। आईसीसी और अदर स्टेक होल्डर्स की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान इंडिया का 15 तारीख का मैच का जो वो बाइकआउट करे। अब पाकिस्तान ने ये स्टैंड किसके लिए लिया था? वो लिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए कि उनके साथ आपने नाइंसाफी की है, या आपने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की थी। तो अमीनुल इस्लाम के साथ जो कल मुलाकात हुई है, रात को लेट तक बैठे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी और आईसीसी का डेलीगेशन भी। तो मुझे लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि रात गए ये भी खबर आई थी कि अमारात क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया, ओमान क्रिकेट ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया। उन मुमालिक जो कि पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, आईसीसी के मेंबर्स भी हैं, वो न सिर्फ पीसीबी के फ्रेंड्स हैं बल्कि वफाकी हुकूमत की भी उन मुमालिक के साथ दोस्ती है। जैसे अमारात एक बिरादर इस्लामी कंट्री है, ओमान एक बिरादर इस्लामी कंट्री है पाकिस्तान के लिए। तो ये तमाम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राजी हो जाए मैच खेलने के लिए। अब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने वो सारी गुफ्तगू कर ली और वो तमाम तर चीजें आज शाम तक किसी भी वक्त वो प्राइम मिनिस्टर को पेश करेंगे। बजाय मैं ये गेस कर सकता हूं कि शायद पाकिस्तान इस मैच के लिए अपना बाइकआउट खत्म कर दे। बट जो आपका सवाल है कि एक तो फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर भी यकीनी तौर के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, और वो जो इंडिया की आईसीसी के अंदर इन्फ्लुएंस चलता है, वो जो एक अरसे से बदमाशी जिसको मैं कह सकता हूं आम अल्फाज के अंदर चल रही है, कम से कम उसको पीसीबी ने चैलेंज जरूर किया है। और जिस तरीके से कल जहाज भर के पहुंचा हुआ था आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने के लिए, ये आज से 2 साल पहले मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर चलने वाला आईसीसी इतनी अहमियत देगा। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जिस मैच से रेवेन्यू आता है उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान भी है। अगर इंडिया पाकिस्तान गेम सबसे ज्यादा महंगी, अगर उसके मार्केटिंग राइट्स बिकते हैं, तो दूसरी टीम पाकिस्तान है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये पावर भी कराया है और अब पाकिस्तान के पास ये मौका भी है कि अपनी बात भी मनवाए। और अगर दोस्त ममालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोर्स कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को अप्रोच करते हैं, तो कम से कम यह है कि बांग्लादेशियों के साथ जो ज्यादती हुई है उसका भी अजाला होना चाहिए और ये इन्फ्लुएंस टूटना चाहिए जो कि इंडियंस लॉबी का आईसीसी के अंदर है। जब उनको जो दिल चाहता है इंडिया को फेवर करते हैं, बट सेम उसी मैटर के ऊपर अगर किसी और क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां बिल्कुल डिफरेंट फैसला होता है। मेरा ख्याल है कि कल रात के जो मुज़ाकरात हैं, इससे यकीनी तौर के ऊपर कुछ चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनी तौर पर मानी होंगी, मनवाई होंगी। सही, थैंक यू। एजाज वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है और क्या इसका आउटकम सामने आता है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही खौफ, सवालात और बेयकीनी जहन में आ जाती है, मगर हकीकत यह है कि कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर बर वक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज हो, आज दुनिया भर में लाखों लोग कैंसर को शिकस्त देकर मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारे माशरे में आगाही की कमी है। बर वक्त टेस्ट ना करवाना और गलत फहमियाँ इस मर्ज़ को ज़्यादा ख़तरनाक बना देती हैं। आज के प्रोग्राम में हम कैंसर के बारे में सादा और वाज़े बात करेंगे और ये मर्ज़ क्या है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं और किन गलत फहमियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़ के कि ये एहतियात से हम कर सकते हैं बर वक्त तशख़ीस और जदीद इलाज के ज़रिए कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है और इससे कैसे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर हादी मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप जर्नल कैंसर सर्जन हैं, कंसल्टेंट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। यही से स्टार्ट करते हैं कि कैंसर तो हम बस सुनते ही थोड़ा सा डर जाते हैं कि बस कैंसर है, और हम नज़रअंदाज भी करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हमारे साथ हो रही होती हैं डेली बेसिस पे। क्या सिम्टम्स हैं इसके? अच्छा देखें, वही बात है कि आदि जो बीमारी है ना वो लफ्ज़ में है। कैंसर इटसेल्फ सुन के ही हर एक के पैरों तले से ना ज़मीन हट जाती है। लेकिन देखें, हर चीज़ में ना हमें बात प्रिवेंटिव मेडिसिन की करनी चाहिए। चाहे हम जिस तरह भी हार्ट डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, स्फॉलिस के बारे, इसी तरह कैंसर में भी प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करनी चाहिए। अब होता ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग रूटीन में हर 6 महीने में एक दफ़ा जनरल प्रैक्टिस या इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उनका बर वक्त स्क्रीनिंग होती रहती है। ठीक है, जैसे अक्टूबर का महीना आता है ना, तो हम सब कहते हैं कि जी मैमोग्राम कराएं, छाती का एक्सरे कराएं। भाई बाकी महीनों में क्यों नहीं कराते? सिर्फ अक्टूबर के महीने में क्यों कराते हैं? तो मतलब स्क्रीनिंग जब होती है ना, तो चीज़ें जल्दी पकड़ी जाती हैं और कैंसर बनने से पहले ही पकड़ा जाता है। इसी तरह जिस तरह खुदा न खास्ता पखाने में खून आए, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे कहते हैं कि जी बवासीर है। ज़रूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं 11-12 साल की बच्चों में भी बड़ी आंत का कैंसर देख चुका हूँ और इलाज कर चुका हूँ। तो बवासीर का अगर पखाने में खून आना, छाती में गिल्टी होना, खांसी प्रोलॉन्ग्ड होना जो कि जारी ना हो, या खांसी में खून आना या वज़न गिरना, ये सारी वो अलामात हैं जिनकी बुनियाद पे आपका वर्कअप होना चाहिए। ठीक हो गया। और ये जो स्क्रीनिंग की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इस स्क्रीनिंग में कौन कौन से ऐसे लाजमी टेस्ट हैं जो हमें हर 6 महीने बाद करवाने चाहिए? अच्छा, अब स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल है, फीमेल्स में 40 ईयर्स पे मैमोग्राम होना हर एक का ज़रूरी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। यानी कि ब्रेस्ट में गिल्टी है, नहीं है, पेन है, नहीं, आपने 40 में मैमोग्राम कराना है। इसी तरह अगर हम सिगरेट पीने वाले जो लोग जिनकी हैवी 10-15 ईयर्स की स्मोकिंग की हिस्ट्री है, उनका हर साल में एक दफ़ा एक्सरे होना ज़रूरी है। इसी तरह 45 की एज में चाहे कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, तो एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी यानी कि बड़ी आंत का मुआयना होना ज़रूरी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जो बात आप कर रही थी ना कि हम अगर अच्छी स्क्रीनिंग कर लें तो कैंसर बनने से पहले ही उसको हटा दिया जाता है या उसका इलाज किया जाता है, जिसमें कई दफ़ा फिर इंशाल्लाह सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सही। और कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं ना, तो कौन से आप ये कहें कि हर किस्म का भी होता है, तो कौन सी ऐसी किस्म है जो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाती है? अच्छा देखिए, अमूमन जो ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं ना, वो मैदे के, लिवर के और लबलबे पैनक्रियाज के, ये ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और होते भी ज़रा कॉमन इतने नहीं है जितने ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर है। लेकिन इनका जो पैनक्रियाज का कैंसर, लिवर का कैंसर, स्टमक का, ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। यानी कि जब तक ये पकड़े जाते हैं कई दफ़ा स्टेजेस ज़रा ज़्यादा होती हैं और फिर एग्रेसिव कीमोथेरेपी वगैरह चाहिए होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो अगर वो टाइम पे पकड़ा जाए तो कई दफ़ा पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। और ये भी डॉक्टर साहब, ये मतलब हमारे यहाँ होता भी ये है कि लोग टेस्ट से घबराते हैं, ना करवाया जाए कि हमारे अंदर तशखीस होगी तो हम उसका अनफॉर्चुनेटली इलाज किस तरह से करवाएंगे, क्योंकि इलाज भी बड़ा ही एक्सपेंसिव है कैंसर का। सो कोई ऐसे वेज भी हैं कि जिनमें अगर हम स्क्रीनिंग बर वक्त करवाते रहें, तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम कीमो की तरफ नहीं जाएंगे, तो कोई और भी टैबलेट्स या मेडिसिन से भी इसका हम छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, अच्छा आपके जो खाने हैं कई दफ़ा उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपकी जो मुर्गियाँ होती हैं वो कई दफ़ा खुदा न खास्ता आर्टिफिशियली ग्रोन होती है ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना, वज़न का ना बढ़ना, रेगुलर एक्सरसाइज, ये वो प्रिवेंटिव चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बात जो करूँगा ना वो ये करूँगा कि एक हमारा ना कल्चरल प्रॉब्लम है, हम छुपाते हैं। देखिए ये बात, फॉर इंस्टेंस अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका काम है कि वो अपने इर्द गिर्द उसकी सहेलियाँ, उसके उनको बताएं कि यार मैमोग्राम कराओ, ठीक है।
इसी तरह पखाने में खून आया, खुदा न खास्ता आपको पता चला कि आपको बड़ी आंत का कैंसर, तो बताओ कि यार वजन तुम्हारा कम हो रहा है, इलाज कराओ, चेकअप करवाओ। इधर ये होता है कि नहीं मसला ही कोई नहीं, खैर है 10 किलो कम हो गया तो क्या वो साल बाद देखा जाएगा। तो बाय द टाइम वो आते हैं तो डिजीजेस इतनी एडवांस्ड हो चुकी होती है कि अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड। सही। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की थी स्मोकिंग के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा उसको ड्रैग करूंगी। ये जो स्मोकिंग होती है या फिर लोग गुटखा खाते हैं, पान के बहुत ज़्यादा लोग शौकीन होते हैं, और ये जो हमारा फिर क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है, हम देख रहे हैं ग्लोबली इशू है, तो इससे कितने खतरात बढ़ जाते हैं कैंसर के? देखिए अमूमन जो है ना सिगरेट, गुटखा और इन सारी चीज़ों से या हेड एंड नेक या माउथ के कैंसर्स या फिर लंग्स के कैंसर्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पर से उस तरह तो नहीं, लेकिन अमूमन होता या है जो आलूदगी होती है, आलूदगी की वजह से जो होती है ना कि आपकी लंग कैंसर्स, क्योंकि और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम कैंसर्स डायग्नोज करते हैं लंग कैंसर की, जिनकी हिस्ट्री नहीं होती है इसमें। हाँ, तो मतलब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सिगरेट पीने लग जाएं कि चलो जी इससे कैंसर नहीं होता, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बस प्रोलॉन्ग खांसी या खुदा न खास्ता खांसी में खून आना, तो एक चेस्ट एक्सरे। और ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो आपने 2-3 दफ़ा हमारे सवालात की डिस्कशन में मेमोग्राम का जिक्र किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने इन डिटेल छोटी छोटी डिटेलिंग में जाके समझाना होता है। मेमोग्राम के हवाले से बताइएगा किस किस्म का टेस्ट है? मेमोग्राम तो होता है, इसको हम छाती का एक्सरे कहते हैं। बेसिकली ये ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, और क्या कहते हैं रेडियोलॉजी भी पहले करते होते हैं, बहुत रूटीन में अवेलेबल है काफ़ी सारे बड़े अस्पतालों में, नूरी में, शौकत खानम, आगा खान, शिफा, हर जगह पे अवेलेबल होता है, IDC। और ये हर एक को 40 की एज में कराना लाजमी है। अच्छा, अगर वैसे कई दफ़ा अमेरिकन गाइडलाइंस कहती हैं कि हर साल होना चाहिए, कनेडियन कहते हैं हर दूसरे साल होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर हर दूसरे साल भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज होए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब वो छाती का एक्सरे करते हैं हम, तो बीमारी को बनने से पहले ही कई दफ़ा पकड़े जाते हैं। यानी कि शक पड़ जाता है कि हाँ यार यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, शायद ये कल को खुदा न खास्ता बीमारी बन जाए, तो उसको बनने से पहले ही निकाल दिया जाए, जिसको आम या साइंटिफिक अल्फाज में हम कहते हैं DCIS या कार्सिनोमा इन साइटू। यानी कि आप स्टेजेस की जो बात कर रही थी, यानी कि स्टेज 0 या अर्ली स्टेज 1 में ही पकड़ा जाए, इलाज हो जाए, ताकि और अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट के लिए होता है ये जो मेमोग्राम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर सही। और ये जो अर्ली स्टेज की आप बात करते हैं, अगर इसमें तशखीस हो जाती है किसी भी पर्सन की, तो उसमें फिर आप किस तरह के प्रिकॉशंस होते हैं? डाइट अच्छी होती है या फिर मेडिसिन? नहीं, देखिए अगर तो तशखीस हो जाए तो फिर तो इलाज होना है। अच्छा। चाहे अर्ली स्टेज क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन फिर उसमें इलाज आसान होता है ना, यानी कि अगर छोटी सी गिल्टी है तो उसको निकाल दिया जाए, अगर मार्जिन्स नेगेटिव हैं, बीमारी बगल में नहीं फैली भी है, तो आगे फिर कीमोथेरेपी या किसी और चीज़ की कई दफ़ा ज़रूरत कईयों को पड़ती है, लेकिन कई दफ़ा। और डॉक्टर साहब आपने लीवर का बताया था और एक दो और भी बताए थे जो एग्रेसिव होते हैं। बिल्कुल। सो उनकी तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? वही बात है ना, अब कुछ कैंसर बड़े लेट पकड़े जाते हैं, जिस तरह लिवर का कैंसर है। अब लिवर के कैंसर्स या लबलबे के कैंसर जब पकड़े जाते हैं तो कई दफ़ा बहुत लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वज़न का कम होना, यरकान होना, ठीक है। अगर आपकी हिस्ट्री है हेपेटाइटिस की या काले यरकान की या कुछ, तो आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए हर 6 महीने या साल में, देखने के लिए कि लिवर में अगर कोई गिल्टी बनी है तो बहुत जल्दी पकड़ी जाए, ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट, कीमोज, ट्रांसप्लांट और इस चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो आपने लबलबे की बात की है, इसके भी यही सिम्टम्स हैं? जी, लबलबे के कैंसर्स असल में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जो लबलबे के हेड में या हेड ऑफ पैनक्रियास में होते हैं, उसमें ये होता है कि कई दफ़ा मरीज़ को यरकान बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा। तो ज़रा से जल्दी कभी कभी पकड़े जाते हैं। ठीक हो गया। और वैसे तो आप बहुत सारे मरीजों को डायग्नोज भी करते होंगे, आपने ट्रीट भी किया है। कुछ आम ऐसा देखा है जो हमारे माशरे में कुछ गलत फहमियाँ हैं कैंसर के हवाले से जो पाई जाती हैं? जी, सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि जी इसको हाथ ना लगाया जाए या इसकी खाना ना बायोप्सी खाया ना की जाए जाए इसके साथ, कि ये इसको छेड़ा ना जाए, ये फैल जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बायोप्सीज बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बगैर बायोप्सीज के हम कई दफ़ा ये मेजर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज नहीं कर सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है यकीनी तौर पर जैसे असनैन ने भी कहा, बहुत सारे लोगों का अभी भी इलाज कर रहे होंगे, करते भी होंगे, ठीक भी हुए होंगे, तो कितने ऐसी आपने रेशो देखी है कि एक बार कैंसर अगर उनका ठीक हो जाए तो दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं? अगेन ये बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ना, कुछ कैंसर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं। जिस तरह मैदे का कैंसर है, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, फिर भी खुदा न खास्ता पहले 2-3 साल में बहुत सारे चांसेस होते हैं वापस आने के। अच्छा। हाँ, लेकिन इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ ब्रेस्ट कैंसर को देख लें, अगर वो ठीक टाइम पे पकड़ा जाए और इलाज हो जाए,
तो उसके वापस आने के चांसेस रिलेटिवली बहुत कम होते कम हो हैं जाते एज कम्पेयर टू पैंक्रियाज या मैदा या लिवर के कैंसर। सही। और डॉक्टर साहब ये जो कीमो है, कीमो के अलावा कुछ ऐसे नए टेक्निक्स या इलाज मतलब हो रहे हैं दुनिया में, वर्क हो रहा है उसके हवाले से, कि कैंसर के हवाले से कुछ नए टेक्निक्स भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे? जी बिल्कुल, हम ऑलरेडी देख रहे हैं। उनमें कई दफ़ा इम्यूनोथेरेपीज़ या टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं, यानी कि हर मरीज़ का कैंसर दूसरे मरीज़ से मुख्तलिफ होता है, तो उनके जेनेटिक टेस्ट होते हैं, देखा जाता है कि जीन लेवल पे या मोलिकुलर लेवल पे कौन सी म्यूटेशन हुई है, ताकि हम स्पेसिफिकली उसको टारगेट करें। सही। और अभी आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि ब्रेस्ट कैंसर का ये होता है कि वो दोबारा कम होता है उसके चांसेस रिलेटिवली में ठीक है, जी। तो उसमें फिर क्या डाइट भी कोई खास वो तो होती है? ओवरऑल हर एक में जी, डाइट हो, एक्सरसाइज हो, वजन ठीक रहे, आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि वो ऑल सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं बीमारियों के या वापस आने में या पहली दफ़ा। सही। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। डॉक्टर हान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कैंसर के हवाले से बात करें, तो कैंसर अवेयरनेस के हवाले से इस सेशन यकीनी तौर पे आपने भी देखा होगा, और हम ये समझ सकते हैं कि आपने भी हमारी तरह डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज हम आपको बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, और नंबर्स के आदाद व शुमार लगाने के बाद कोई किस तरह से आपको बता सकते हैं कि आपके आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपका आने वाला साल कैसा गुजरेगा, आपकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और कितनी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। इसी हवाले से आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स पहले हम पेश किया करते थे, दाऊद जी हमारे साथ मौजूद होते थे, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद होंगे इम्तियाज़ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच योर टाइम। अच्छा, वैसे तो हम कार्ड्स के हवाले से बात करते हैं और बहुत सारी हमें कॉल्स भी आती हैं, यकीनी तौर पर आज आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और नंबर्स भी आपने वैसे मैं नंबर भी अनाउंस कर देता हूँ। अगर आपने अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ इम्तियाज़ साहब से कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबर थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएंगे, मैं भी बोल देता हूँ, 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-890-1007। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपको बताना ये है कि अपना नाम भी बताना होगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बतानी होगी। फिर वो रेलेवेंट सवाल भी कि आप शादी के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, या फाइनेंस के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, वो आपको इम्तियाज़ साहब बताएंगे। सही। अच्छा इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी पहले तो, और मुझे ये बताइएगा, अब वैसे तो हमने हमेशा कार्ड्स के हवाले से देखा है किस तरह से क्या एनर्जी होती है, हमारा पूरा वीक कैसे गुजरता है, नंबर से किस तरह से ये चीज़ देखी जा सकती है और ये कितना रेलिवेंट होता है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि न्यूमरोलॉजी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। ये पुरानी है। इसको हमारे जो मशरकी हवाले से अगर हम देखते हैं तो इसको इल्म जफ़र भी कहते हैं, और इल्म आदात का इल्म जो होता है, आदात के हवाले से मैंने जो सीखा है वो इंग्लिश सीखा है, यानी ये चाइनीज़ फेंग शुई से निकला था और फिर ये इंडिया में चला गया, हमारे पड़ोसी मुल्क, फिर उन्होंने उसके ऊपर काम किया और आप यकीन करें उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। मुझे इल्म जफ़र भी आता है, इल्म आदात का भी मुझे पता है, लेकिन चूंकि मैंने ये सीखा है, इसमें ये असल में अब एस्ट्रोलॉजी का 20% पार्ट है। मतलब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये 20% पार्ट है। एक तो ये इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है। आप किसी से अगर एस्ट्रोलॉजी का जायचा बनाएंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। न्यूमरोलॉजी 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी है। 1 से लेकर 9 तक नंबर है, उसी में ही सारा सर्कल, उसी से सारी चीज़ें। मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए 1 से लेकर 9 तक नंबर है, अब उसमें सारी न्यूमरोलॉजी, आपका लकी नंबर, कुदरत ने आपको आपकी सारी मिजाज, आपकी एजुकेशन और आपकी बिजनेस, वो इसमें समो दिया है। अब हमने सिर्फ इसको हमारे साथ सर कॉलर हैं मुजाहिद साहब फ्रॉम डीजी खान। जी मुजाहिद साहब सवाल कीजिएगा। जी जी मुजाहिद साहब सवाल कीजिएगा। सर, मैंने सवाल किया था कि हमारा ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1975 सर। आप टीवी की आवाज बंद करके टीवी हमें को बताएंगे तो slow ज्यादा क्लियर आएगी। टीवी की आवाज बंद कर दे और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 75 है जी 1975। 1975। इसके अलावा कोई मंथ, महीना? कोई महीना, कोई पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं। पूरी डेट ऑफ बर्थ कोई
महीने का और दिन। एग्जैक्ट बताइएगा, अगर फर्क हुआ तो फिर उसकी एग्जैक्ट सर मुझे याद नहीं है, क्योंकि वालिद साहब तो फौत हो गए थे, मैं छोटा था, तो अच्छा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सिर्फ आपको 1975 याद है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ा मुजाहिद साहब इनके नेम से अगर कुछ हो सकता है तो। नहीं, वो फिर कंप्लीट होता है ना, वो फिर अगली कॉलर भी ले अगली- रुखसाना सरगोदा से और हमें एग्जैक्ट बताई जाएंगी, सही। बताइए। रुखसाना, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और अपना रेलेवेंट सवाल भी बताइए। मैंने अपने भाई की शादी के बारे में पूछना है। सही, भाई का नाम बता दें और भाई की डेट ऑफ बर्थ भी बता दें। शहरयार 5 मई 5 मई आगे 2004। 2004। शहरियार नाम है, 5 मई 2004। ठीक है जी, आप हमारे साथ रहिएगा। ठीक है जी, इस वक्त शहरियार का हिसाब किताब सर जारी है, और इम्तियाज साहब जब तक उसका हिसाब किताब करते हैं, हम आपसे ये कहेंगे Callers कि बहुत आपने सारे आज आ अगर रहे हैं। कॉल करनी है तो आज आपने पूरी exact date of birth बतानी है। एग्जैक्टली बतानी है, और वो यहीं पे, और टीवी की आवाज़ बंद किया करें। आप यहाँ पे हमें सुना करें, कॉल पे हमें सुना करें, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, शादी का तो अभी चूंकि कैलकुलेशन वो ज़रा देर लग जाएगी, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये 5 नंबर से गवर्न होते हैं, और 5 नंबर इनका जो है वो बड़ा बैलेंस नंबर है। और एक तो ये है कि ये बड़े खुशगवार मूड में हमेशा रहते हैं। इनका जो मेन पॉइंट है, जो इनके लिए जो पॉजिटिव है, वो यही है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इनका जो सेटलमेंट है या इनका जो फ्यूचर है वो बाहर का है। इनको मल्टीपल जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाहर जाने के लिए। ठीक है। इनके सोर्स ऑफ इनकम जो होंगे वो मोर देन 1, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा इनके इनकम सोर्स होंगे। अच्छा जी। सही। और इस लाइफ में इनका रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर है। हम कहते हैं 5 नंबर जो है इसका कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। इनकी फैमिली में वालदैन से, दोस्तों से, सबसे इनका पॉजिटिव ठीक हो रिलेशनशिप गया। रहा होगा। काशिफ सईद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल बताइएगा। टीवी की आवाज बंद कर दें काशिफ साहब, ताकि आप हमें क्लियरली सुन पाएं। डेट ऑफ बर्थ है 14/10/1981। और सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा बैरून मुल्क का जो है सफर वो मेरी किस्मत में है। और दूसरा सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा ये हफ्ता, ये साल कैसा गुजरेगा। ठीक हो गया, अभी बता देते सर। काशिफ साहब का है 14 हफ्ता और साल के हवाले से उन्होंने बताया। जी बिल्कुल काशिफ साहब, आप बाहर जाएंगे। ये साल जो है, अब चूंकि मैंने जल्दी से इसकी कैलकुलेशन की है, तो ये साल आपका सख्त साल है, इसको हम बैड ईयर कहते हैं। लेकिन अगला साल जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ईयर मुझे नज़र आ रहा है। अगले साल आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। आपके जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है। और मुझे लगता है कि आपका जो ये है, एक तो आपकी दोस्तियाँ बहुत हैं पूरे पाकिस्तान में, आउट ऑफ द कंट्री आपके दोस्त बहुत होंगे। और आपके बारे में ये कहा जाता है, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप जितने ज़मीन के अंदर हैं ज़मीन के ऊपर भी हैं, और जितने ऊपर हैं उतने ज़मीन के अंदर भी हैं। आप कोई बड़ा यूनिक काम करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपकी कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल इनकी वो है, क्या कहते हैं उसको, एजुकेशन या इनका जो काम है वो टेक्निकल है। और ये ज़रूर बाहर जाएंगे, और मल्टीपल काम कर सकते हैं। जब भी ये एयर ट्रैवल करेंगे ना तो इनको फ़ायदा होगा। जब भी ये एयर ट्रैवल करेंगे इनको फ़ायदा होगा। सही। और बिल्कुल जाएंगे ये। सही हो गया जी। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और वो हमें पूछ रहे हैं जी कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके हवाले से आप इम्तियाज़ साहब से पूछ सकते हैं। इम्तियाज़ साहब, ये जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और इसमें बल्कि सवाल ले लेते हैं। सबा कासिम साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कहाँ से जी? इस्लामाबाद से। सबा, अपना सवाल कीजिए और अपनी रेलेवेंट जो आपकी सही एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है वो भी बताएं। 25/5/1993। ठीक है, सवाल क्या आपका? शादी के बारे में है कि शादी कब होगी और किधर होगी, अपनों में या गैरों में। ठीक है ठीक है जी। 25/5/1993 जी। सबा कासिम इनका नाम है, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। चलें जी, एक और कॉलर भी ले लेते हैं। हुमैरा सलीम जी। हुमैरा। हेलो जी हुमैरा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना जी, उनका कारोबार में भी हर जगह नुकसान हो रहा है, कोई रोजी का रिज़्क का जरिया नहीं बना हुआ, और बहुत परेशानी है, और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये आप अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं? जी, अपने हस्बैंड की जी जी जी, जी 12 जनवरी 1982।
12 जनवरी 1982 और हस्बैंड का नाम? जिशान सलीम। ठीक है, जीशान सलीम। अभी आपको इसका जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हुमैरा, आपने कॉल की है। हुमैरा का भी सवाल आ चुका, सबा कासिम का पहले थोड़ा सा जी। सबा कासिम का ये है, ये रूहानी शख्सियत है सबा कासिम, जो पूछ रही थी जी। और इनको लाइफ में सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। ये दूसरों का ख्याल बहुत रखती हैं, मतलब अपना नुकसान कर लेंगी लेकिन दूसरों का ख्याल रखती हैं, इस वजह से भी है सिलसिला। और ये आर्टिस्ट हैं, इन्होंने कोई स्किल सीखी होगी या इनके पास ऐसा इल्म है कि जो ये कर सकती हैं। ये इनका प्रोफेशन जो है खैर मार्केटिंग, और वहाँ तो ये जा सकती हैं, लेकिन इनका भी बाहर का है, ये बाहर जा सकती हैं। इनको सोशल मीडिया बड़ा सपोर्ट करेगा और इंट्यूटिव है, इंट्यूशन इनको होती है। शादी का मेन शायद इन्होंने हाँ, शादी का मैं इनको बता दें, मैं बाद में बता दूंगा, मैं करके ना कैलकुलेशन। अभी इतनी जल्दी मैं वो नहीं कर पाऊंगा। और थोड़ी सी लेजी हैं थोड़ी सी, अगर ये इस पे काबू पा लें तो ये बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, हुमैरा साहिबा ने फ़ोन किया था जी, और वो ये कह रही थी 12/1/1982 उनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है, और वो उनकी जॉब के हवाले से 12/1/1982 ये उनकी जॉब के हवाले से पूछना चाह रही थी कि उनकी जॉब क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और जी, ये उनका जो है ना हैप्पी चल ईयर है अभी ना, लास्ट ईयर मेरे ख्याल है इनकी जॉब का कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है या इस तरह से है, तो अभी जो है ये जो इनका साल है वो तो हैप्पी चल ईयर है। अच्छा। ये साल तो वो आराम करेंगे, पार्टी, दोस्तों से मिलना, गपशप, ये वो चलेगा। मतलब जॉब नहीं होगी? जॉब भी हो जाएगी उनकी, उनकी जॉब भी होगी और ये अच्छी जॉब लगेगी। अब जो लगेगी जॉब, क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन जो था वो जॉब से रिलेटेड था कि उनका कारोबार सेट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। और जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि इनको एक्चुअली इनको जो काम करना चाहिए ना, वो सर्विसेज देनी चाहिए। ये गुरु का नंबर है। एक तो इनके लिए मैं ये बता दूं कि ये जलेबी रंग, हल्दी रंग के जितने भी चीज़ें आती हैं ना, वो सदका करें बुध के दिन, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सेक्रीफाइस करेंगे, सारी ज़िंदगी इनको सेक्रीफाइस करना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सर्विसेज दें, जैसे डॉक्टर देते हैं, जैसे वकील देते हैं ना, ये जॉब ना करें। इनका प्रोफेशन जो बेहतर प्रोफेशन है वो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग करें लेकिन सर्विसेज दें। ठीक, सही। ये इन्वेस्ट ना करें, इनको इन्वेस्ट नहीं करनी। अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये नुकसान करेंगे। सही। इसके अलावा कोई कॉलर हैं हमारे साथ? निमरा हैं जी लाहौर से। जी निमरा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना सवाल भी। 30 अप्रैल 2002। 30 अप्रैल 2002। सवाल क्या है? मुझे शादी के बारे में पूछना है, क्योंकि बहुत से 3-4 साल हो गए हैं, बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं। शादी होने से पहले यानी कि एंगेजमेंट वो भी टूट गई, बहुत से मसले मसाइल आते होता है, लेकिन अनजाने की रिश्ता टूट जाता है। इस साल जी अपने भाई के बारे में पूछना है कि वो काफी उसके ऊपर ना कर्ज है। अच्छा, वो भी बता देता हूँ, पहले अपना देख लें, पहले अपना देख लें। डेट ऑफ बर्थ है जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6 अक्टूबर 2000। ठीक है, थैंक यू। और अच्छा चलें जी, वो पहले तो उनका बता दें सर। जी, ये जो निमरा बेटी पूछ रही हैं, तो ये 30 बताया ना इन्होंने, 30/4। अच्छा, ऐसा है कि ये साल चांसेस हैं इनको हर फ्राइडे के दिन ना सफ़ेद चीज़ का सदका दें। मतलब मैं तो ये कहूँगा आइसक्रीम, लेकिन ये बच्चों जो मुस्तहिक होते हैं ना, गरीब बच्चे जो होते हैं, ये नहीं कि जिनके पास ऑलरेडी खाने के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही। ये उन लोगों के लिए जिनके घर रोज़ कोई चूल्हा नहीं जल रहा, उनके पास कोई है नहीं, तो आप ढूंढ के करें। इम्तियाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है। इम्तियाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो निमरा वाले से बात कर रहे थे और आपके सवालात के जवाबात दे रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।